नमस्कार, आप देखें न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर से। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर कांग्रेस हाथ के साथ हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस 26 जनवरी से अभियान की शुरुआत करेगी। प्रियंका गांधी करेंगी इस अभियान का नेतृत्व। आज देहरादून प्रदेश कार्यालय में होगी रूपरेखा तैयार। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस एक और अभियान शुरू करने वाली है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी। 26 जनवरी से अभियान की शुरुआत होगी। प्रियंका गांधी करेंगी इस अभियान का नेतृत्व। आज देहरादून प्रदेश कार्यालय में होगी रूपरेखा तैयार। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से हम बता रहे, जहां पर कांग्रेस की तरफ से अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा। और साथ ही बता दें कि कांग्रेस 26 जनवरी से अभियान की शुरुआत करने वाली है। प्रियंका गांधी करेंगी इस अभियान का नेतृत्व। आज देहरादून प्रदेश कार्यालय में होगी रूपरेखा तैयार। एक तरफ हमारी सेना लगातार अपनी वीरता और शौर्य का परिचय देती है। रात दिन वो बॉर्डर पर रहकर हमारी हिफाजत करती है, तो वही दूसरी ओर बीजेपी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी ने शौर्य पर सवाल उठाते हैं। वहीं इस बार बीजेपी ने राहुल गांधी के सेना पर सवाल उठाने को लेकर राहुल पर जमकर पलटवार किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक तरफ 2024 की तैयारी को लेकर भारत जोड़ो यात्रा को आगे ले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने बयानों से फिर उनकी पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा है। 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग में हुई संघर्ष पर राहुल गांधी ने बयान देकर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि चीन भारत की सीमा पर युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत सरकार सोई हुई है। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, 20 भारतीय सैनिकों को मार डाला है और अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवानों की पिटाई कर रहा है। ऐसे में आपसे शर्त लगा लेता हूँ कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। राहुल गांधी के बयान के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग झूठ की राजनीति करते हैं और झूठ की राजनीति लंबे समय तक नहीं चलती। लेकिन मित्रों, मैं संसद में कह चुका हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं तो वह बातें नहीं बोलूंगा जो कि मैंने संसद में नहीं कही है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती।
रक्षा मंत्री के राहुल गांधी पर पलटवार के बाद बीजेपी के भी तमाम नेताओं ने राहुल गांधी को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने राहुल के बयान को सेना का अपमान बताते हुए कहा है कि राहुल गांधी हर बार सेना का अपमान करते हैं और हर बार सबूत मांगते हैं। यही नहीं, बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी की तुलना जयचंद से कर दी। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल के बयान को देश विरोधी, सेना का अपमान करने वाला, पाकिस्तान परस्त वाला बयान बताया है। हर भारतीय को गर्व है, हमारा गुरूर है भारतीय सेना। जो जवान सरहद पर चीन की सेना को डटकर पीट रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि हमारी सेना और हमारे देश की ताकत क्या है। तो भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी का बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। जब जब देश पर संकट आया है, भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और अगर किसी ने आंख उठा के हमारे देश की तरफ देखने की हिम्मत की, अरे भैया, चीन ने भी की थी, तो चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंका था हमारी सेना ने। हमारी सेना का अपमान न करे। राहुल गांधी का ये पहला बयान नहीं है जिसमें उन्होंने सेना के शौर्य पर उंगली उठाई हो। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी ने भारतीय सेना के शौर्य पर उंगली उठाई है। एक बार राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि सबको मालूम है कि सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को शायद यह ख्याल अच्छा है। राहुल गांधी की टाइमिंग भी बड़ी गजब है। पुलवामा हमले की पहली बरसी के मौके पर भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। उन्होंने सरकार से ट्विटर पर 3 सवाल पूछे थे। पहला सवाल था, इस मामले से सबसे ज्यादा किसको फायदा हुआ? दूसरा सवाल था, इस मामले की जांच का निष्कर्ष क्या निकला? वहीं तीसरा सवाल था, बीजेपी की सरकार में सुरक्षा में हुई चूक के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया? खैर, राहुल गांधी के सेना पर उठाए गए सवालों की गिनती बहुत है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हो, या फिर पुलवामा हमले पर भारत की ही निंदा की हो, या फिर एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए हो। ये गिनती साबित करती है कि आखिर राहुल बाबा को सेना की कितनी चिंता है, सेना पर कितना विश्वास है। ये भारत की सेना है जिसको लेकर पाकिस्तानी सेना के पूर्व प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था, भारतीय सेना की उनके लोग आलोचना नहीं करते। लेकिन कांग्रेस पार्टी हर बार भारतीय सेना पर सवाल उठाती है।
मगर इनके अवाम कमोबेश ही इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसके बरक्स हमारी फौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। भारत का बहुत बड़ी फौज का हमारे दुश्मन, उसका एक जनरल पांडे वो आर्मी चीफ बनता है, उसके टोटल एहसास 26-29 लाख रुपए है। इस कौम को बता के जाओ कि तुम्हारे एहसास कितने हैं। उधर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू खुद तवांग पहुंचे और वहां जाकर हालात का जायजा लिया। किरण रिजिजू ने ट्वीट कर बताया कि यहां हालात सामान्य है और भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को जमकर धूल चटाई थी। इसको लेकर किरण रिजिजू ने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें तवांग इलाके के स्थायी लोगों ने भारत की सेना की तारीफ की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार आ रहे सेना विरोधी बयान ने न सिर्फ सेना का अपमान किया बल्कि आने वाले समय में अपने लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर ली है। राहुल गांधी सत्ता पक्ष से सवाल पूछते पूछते ये भूल जाते हैं कि देश की सेना देश की सेना है, उसका किसी भी सत्ता पक्ष से या विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी आदत से मजबूर राहुल गांधी सेना को सत्ता से जोड़ देते हैं। जहां दुनिया भारतीय सेना की तारीफ करती है, वहां राहुल गांधी अपनी ही सेना से सवाल पूछते हैं। भारत के लोगों के दिलों में भारतीय सेना की इज्जत इतनी है कि शायद ही किसी के लिए हो। फिर भी राहुल गांधी और कांग्रेसी नेता सेना पर टिप्पणी को लेकर खुद को भारतीय लोगों की नजरों के सामने गिरा रहे हैं और इसका असर कांग्रेस को चुनाव में देखने को मिलता है। पिछले 8 सालों का इतिहास देखते हुए भी कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी अभी तक ये बात समझ क्यों नहीं आती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा उपाध्याय, न्यूज वॉच इंडिया। अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और इसी क्रम में प्रांतीय अध्यक्ष योगेश दीक्षित के नेतृत्व में निकाली जा रही प्रदेशीय भारत जोड़ो यात्रा आगरा पहुंची। शहर कांग्रेस कार्यालय से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण और सलामी देने के बाद कांग्रेस की ये यात्रा राबली स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पहुंची, जहां पर योगेश दीक्षित और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस यात्रा ने शहर भर में दौरा किया, जहां जगह जगह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया। वहीं सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम लोग इस यात्रा में शामिल हुए। यहां से भारत जोड़ो यात्रा फिरोजाबाद के लिए रवाना हुई। और माफिया से नेता बने मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्यों और उनके करीबी सहयोगियों की 8 करोड़ रुपए की संपत्ति लखनऊ में कुर्क की गई है। पुलिस ने एक अधिकारी से ये जानकारी ली गई है। सही आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया है कि मुख्तार अंसारी की मां राविया खातून और अंसारी के करीबी सहयोगी और गिरोह के सदस्य एजाजुल अंसारी की पत्नी के नाम से लखनऊ के डालीबाग इलाके में खरीदे गए भूखंडों को यूपी के गृहबंद अधिनियम के प्रावधान के तहत कुर्क किया गया है। उनके नाम से ये दोनों प्लाट हैं। ये दोनों प्लाट डीएम साहब के आदेश से आज कुर्क किए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी किसकी है? क्या अफजाल अंसारी की भी प्रॉपर्टी है या मुख्तार के रिश्तेदारों की? और मुख्तार के माँ के नाम से एक प्लॉट है, दूसरा उनकी बनोई है एजाज, उनकी पत्नी के नाम। कुल कितनी कीमत होगी सर? 8 करोड़ कीमत है। तो देखिए, लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबियों की जो संपत्ति है वो कुर्क की गई है। डालीबाग स्थित ये कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से। मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर लगातार पुलिस की तरफ से शिकंजा कसता नजर आ रहा है और अब 8 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है।
और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां पर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर दो बसों के बीच भीषण टक्कर हो गई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना नॉलेज पार्क के पास हुई है। वहीं घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो ग्रेटर नोएडा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सुबह ही 2 बसों के बीच में जबरदस्त टक्कर हुई है, जहां इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 15 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सोनू मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सोनू, अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि 2 बसों में टक्कर हुई है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोग करीब घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ खास अपडेट इस हादसे को लेकर? जी, आपको ये बता दें कि ये ग्रेटर नोएडा में आज सुबह 5 बजे एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें ओवरटेक करने के आसपास में एक भिड़े 2 बस में, यानी कि ये जो बस है परी चौक से नोएडा एक्सप्रेस जाने वाली सड़क पर एक सेक्टर 158 नोएडा के सेक्टर 158 पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां ये मध्य प्रदेश से शिवपुरी दिल्ली जा रही थी और वहां पर जो दूसरी बस है उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ से आनंद विहार जा रही थी। तो यहाँ पर 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है और 15 यात्री जो है उसमें सवार होते हैं, उनको वो पूरी तरीके से घायल है। उन्हें पुलिस उनको ले जाकर हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। जी, घायलों की क्या स्थिति है सोनू? अभी उनका इलाज चल रहा है अभी 2 लोगों की नाजुक हालत बताई जा रही है, अभी 13 लोग अभी और हालत उनकी सही है, 2 लोगों की गंभीर हालत बताई जा रही है। जैसे भी आपको होगा अपडेट कराएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो ग्रेटर नोएडा से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 बसों के सुबह 5 बजे टक्कर हुई है और यह हादसा इतना जबरदस्त था कि इस दौरान 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला है, जहां पर 2 बसों की टक्कर हुई है। आपको बता दें कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 15 लोगों जो है यात्री जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ग्रेटर नोएडा से ये खबर, जहां पर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 2 बसों के बीच में टक्कर हुई है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ग्रेटर नोएडा का यह पूरा मामला है, जहां पर 2 बसों के बीच में टक्कर हुई है। तो यूपी के फिरोजाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम का आयोजन फिरोजाबाद एडीएम की मौजूदगी में तहसील सभागार में किया गया है, जिसमें फरियादियों की कुल 57 शिकायतें आई थी, जिनमें से 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं इस समाधान दिवस में समस्त विभागों के आलाधिकारी भी मौजूद रहे। आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील टूंडला के सभागार में किया गया। इसमें आज कुल 57 शिकायतें हम लोगों को प्राप्त हुई और जिनमें से 4 का निस्तारण हम लोगों ने मौके पर किया है और बाकी अभी संपूर्ण समाधान दिवस के पश्चात भी हमारी टीमें क्षेत्र में जाएंगी और शिकायतों का निस्तारण करेंगी। इसके साथ ही जहां पे उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों को ये स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जन शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक किया जाए, शिकायतकर्ताओं से निस्तारण के बाद बातचीत भी की जाए, उनका फीडबैक भी लिया जाए। कानपुर देहात में सराफा व्यापारी से हुई लूट के आरोप में व्यापारी के भतीजे की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले को लेकर नेताओं से लेकर अधिकारियों तक मृतक बलवंत के घर पहुंच रहे हैं, लेकिन मामले में दोषी पुलिसकर्मी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए।
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में सराफा व्यापारी से हुई लूट के आरोप में व्यापारी के भतीजे की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी। पुलिस पर व्यापारी के भतीजे पर 3rd डिग्री देने का आरोप था। इस केस में स्वास्थ्य विभाग की आरोपी पुलिस कर्मियों से मिली भगत भी सामने आई थी, जिसको लेकर पुलिस कर्मियों सहित स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों पर भी गाज गिरी है। इसके बाद अब नेताओं से लेकर अधिकारी तक मृतक बलवंत के घर जाकर परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और उनको हर संभव सहायता देने की बात की जा रही है। इसी कड़ी में मृतक बलवंत के घर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पहुंचे हैं और मृतक के परिजनों से मुलाकात की है। साथ ही 10 लाख रुपए की सहायता का चेक परिजनों को दिया गया है। साथ ही दोषी पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। बात हुई तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की तरफ से 10 लाख रुपए परिजनों को दिया गया है। 4 लाख रुपए पहले हमारे जिलाधिकारी के द्वारा यहाँ परिजन को दिया गया है। एक नौकरी का आश्वासन दिया गया है उनको कि आंगनवाड़ी में जिलाधिकारी महोदय कराएंगे और बच्चों के लिए भी 2 नाबालिग जो बच्चे हैं 2,500 रुपये प्रति महीने 23 साल तक उनको भी बाल सेवा योजना के तहत जो मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई उससे भी इन परिजन को मिलेगा। और जमीन के लिए भी अभी यहाँ पर तय किया गया है पारिवारिक लाभ भी 30,000 रुपये और जमीन का भी पट्टा विधवा पेंशन और परिजन को मिलेगा। विधवा पेंशन भी पूर्व मिलेगा। हर तरह से सरकार दुखी परिजनों के साथ है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो लोग दोषी हैं भले वो पुलिस के लोग हैं और मुख्यमंत्री जी चूंकि बहुत ही सख्त है इस मामले में, लगातार वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मामले की जांच को लेकर एडीजी और आईजी भी मृतक बलवंत के घर पहुंचे और करीब 1.5 घंटे तक पीड़ित परिवार के साथ एडीजी और आईजी ने बातचीत की। अधिकारियों ने मृतक के परिजनों से मुलाकात के साथ ही न्याय का भरोसा दिलाया और इस पूरे केस की जांच कन्नौज एसपी को सौंपी गई है। सबसे पहले तो अभी पीड़ित परिवार से मुलाकात हुई है और पूरे विभाग की तरफ से हम लोगों ने खेद व्यक्त की। एक मासूम बच्चे का यहाँ पे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उसकी मृत्यु हुई है। इसके संबंध में अब एसपी कन्नौज जो है जांच कर रहे हैं। जांच टीम कल से यहाँ पे मुस्तैद है और सभी साक्ष्य को इकट्ठा कर रही है। एसपी कन्नौज स्वयं कल आए थे और आज भी वो रास्ते में है और इस पे लगातार काम करेंगे। सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? अब तक एक आदमी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी सभी लोगों को साक्ष्य इकट्ठा करके गिरफ्तारी की जा रही है। बहुत जल्दी बाकी लोग जो इसमें हैं वो भी गिरफ्तार किए जाएंगे। दोषियों पर किस किस्म की कार्रवाई की जाएगी? दोषियों के खिलाफ जो है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो दंड बनता है उसके खिलाफ की जाएगी। साथ में जो है पुलिस विभाग के जो भी लोग हैं जिन्होंने इसमें अपना किसी भी प्रकार से तथ्य को छुपाने में या तथ्य को कुछ बिगाड़ने में किसी भी प्रकार से कोई भी रोल रहा है तो उनके खिलाफ जो है सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उधर इस केस के आरोपी पुलिसकर्मी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस आरोपी रनिया थाना प्रभारी की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी रनिया थाना प्रभारी के सरकारी आवास से सरकारी पिस्टल बरामद की है। हालांकि घटना में आरोपी तत्कालीन एसओजी प्रभारी प्रशांत गौतम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि इस मामले में 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही शिवली कोतवाली प्रभारी, एसओजी प्रभारी, रनिया थाना अध्यक्ष, मेहता चौकी इंचार्ज और ड्यूटी डॉक्टर समेत 7 पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब जांच के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और हो सकता है कि इस मामले में कई बड़े लोगों के नाम शामिल हों। न्यूज वॉच इंडिया के लिए कानपुर देहात से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। और मेरे साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।